We need to talk. What I'm about to tell you will change everything. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है जीवन में, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप अपने औकात से कई बाहर की चीजों को पा सकते हो। लेकिन जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आप उस चीज को जो कि आपके जस्ट सामने हो, आपसे बस एक हाथ की दूरी पर हो, आपको वो भी नहीं मिलती। लेकिन आज मैं अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आप बेस्ट तभी होते हो जब आप खुद को बेस्ट मानो, और ये काम इनविंसिबल कॉमिक्स शुरू से करते आई है। वो शुरू से खुद को द बेस्ट सुपर हीरो कॉमिक सीरीज इन द यूनिवर्स कहती है, वर्ल्ड भी नहीं, सीधा यूनिवर्स। और अब ये काम उनकी सीरीज भी कर रही है। पर क्या वो सच में बेस्ट है? अब देखो, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपको इसका जवाब मिल ही गया होगा। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों बेस्ट है। तो मुझे पता है कि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लेट है, क्योंकि इनविंसिबल का लास्ट एपिसोड महीनों पहले आया था। लेकिन जब इसका लास्ट एपिसोड आया था तो लगभग सभी यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे थे, तो हमने सोचा कि हम इसे कुछ दिनों बाद ही इस पर बात करेंगे। और हम आज यहाँ हैं, और इसीलिए ये कोई रिव्यू नहीं है, बल्कि आज आप जानेंगे मेरे विचार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनविंसिबल बेस्ट है। लेकिन मेरे विचार जानने से पहले इंट्रो प्लीज। सबसे पहले इसके प्लॉट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसका प्लॉट किसी नॉर्मल ओरिजिन स्टोरी से बहुत डिफरेंट है। मतलब आपको शुरू में तो एक प्लेन प्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन इसके पहले ही एपिसोड में आपको इतने बड़े बड़े ट्विस्ट और रिवील्स मिल जाते हैं, जो कि कोई आम सीरीज अपने सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रखती है। इसके पहले ही एपिसोड में आपको इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल जाता है। ओमनी मैन, जिसे अर्थ का प्रोटेक्टर होना चाहिए था, वो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मार देता है। इतना ही नहीं, ये सीरीज अपने अनसर्टन ट्विस्ट और टर्न्स को आगे भी कंटिन्यू करती है, जैसे कि इस जंगली बिल्ली का, जिसका नाम बैटल बीस्ट है, इनविंसिबल को बुरी तरह कूट देना, या D.A. सिंक्लेयर का रिक के दिमाग के कुछ हिस्सों को निकालकर उसे एक साइबॉर्ग में बदल देना, या फिर हमें टाइटन का असली चेहरा दिखाना, या मार्स पर सेक्विड्स का इन्वेजन। ये सीरीज कभी भी अपने ट्विस्ट और टर्न्स को ऑफ गार्ड नहीं करती। दूसरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो है एंगेजिंग कैरेक्टर्स। इस शो के सभी कैरेक्टर्स के पास अपनी एक अलग मोटिवेशन और फ्लॉज है, और सभी कैरेक्टर्स पूरी स्टोरी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक जगह जब डेबी को पता चलता है कि नोलन ने ही गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारा है, तो वो आर्ट से किसी को भी सच बताने के लिए मना कर देती है। ये दिखाता है कि डेबी नोलन के लिए कितना केयर करती है और उस पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन एंड में उसे ये पता चलता है कि नोलन उसे एक पेट से बढ़कर और कुछ भी नहीं समझता। वहीं नोलन अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन वो अब भी अपने इथिक्स और ड्यूटीज में बंधा हुआ है, जिसके वजह से वो शुरू से इवल नहीं होता, बल्कि वो जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है वो उसे इवल बनाती है। और ऐसा लगता है कि उसके पास इवल होने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं था। शो के मेन कैरेक्टर मार्क, उसकी भी मोटिवेशन हमें शुरू में ही क्लियर कर दी जाती है, जब वो एक बुली के सामने खड़ा होता है बिना किसी सुपर पावर्स के, किसी दूसरे की मदद करने के लिए, ये कहते हुए कि बाकी लोग इसे खड़े खड़े देख सकते हैं पर मैं नहीं। यही बात उसके कैरेक्टर में पूरे शो भर कांस्टेंट रही, कि भले ही किसी चीज से उसे नुकसान हो, लेकिन वो लोगों की मदद करने से रुकेगा नहीं। और जब उसे सुपर पावर्स मिलती है तो वो अपनी लाइफ को सुपर पावर्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपनी लव लाइफ को सुपर पावर्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने पापा की तरह बनने की भी कोशिश करता है, और जब वो टाइटन पर ट्रस्ट करता है तो वो अपने उसी पापा के फिलोसफीज के अगेंस्ट चला जाता है, जो कि उसके रोल मॉडल थे। और यही बात शो की फाइनल बैटल में भी एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट रही, कि ताकतवर होने का मतलब क्या है, कि आप कमजोरों पर राज करो या फिर आप कमजोरों की मदद करो। और इतने डीप मैसेज को शो बहुत ही सब्टली हमें रिप्रेजेंट करती है। अगला पॉइंट है स्टोरी आर्क्स। इस शो में एक टाइम पर कई सारे अलग अलग स्टोरीज चल रही होती हैं। ओमनी मैन और इनविंसिबल का अपना एक अलग आर्क चल रहा है, डेबी अपने हस्बैंड की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है, एटम ईव के अपने अलग स्ट्रगल से दुनिया में अपनी जगह ढूंढने का, रोबोट का अपना ही एक अलग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चालू है, सिसिल और जीडीए के पास अपने प्रॉब्लम्स, इवन मोलर ट्विंस के पास अपना एक आर्क है। ये सब चीजें शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। Welcome to the world of the living, clone. अगला पॉइंट ये है कि ये शो सुपर हीरोज की लाइफ के ऊपर एक बेहतर पर्सपेक्टिव दिखाती है। ओमनी मैन अपनी ही फैमिली से अपने डार्क सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। मार्क ग्रेसन अभी भी अपने ग्रेट्स और गर्लफ्रेंड को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो एक एस्ट्रॉइड तक को रोक सकता है। एटम ईव की पावर दुनिया बदल सकती है, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं जितना वो सोचती है। ये सब यही बताती है कि सुपर हीरोज की लाइफ उतनी भी आसान नहीं जितना हम फैंटासाइज करते हैं। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो। अगला पॉइंट एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर है।
मार्क के छोटे छोटे एक्शंस काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। जैसे कि अपने ब्रेकअप के बाद जब वो रिक को ढूंढने में विलियम की मदद नहीं करता है, रिक एक साइबॉर्ग बन जाता है और ये एक इरिवर्सिबल चेंज था। मतलब अब रिक को हमेशा ही अपनी लाइफ एक साइबॉर्ग की तरह जीनी होगी। और जब मार्स पर उसने चीजों को हल्के में लिया तब पूरा मार्स सेक्विड से इन्फेक्ट हो गया। और ये सिर्फ मार्क तक ही नहीं बल्कि सभी सुपर हीरोज के ऊपर निर्भर करती है। ये सीरीज हमें दिखाती है कि सुपर हीरो बैटल्स में कितनी लोगों की जाने जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो ट्रेन वाला सीन। उस सीन में ओमनी मैन बस खुद को सही और मार्क को गलत साबित करने के लिए ना जाने कितनी लोगों की जाने ले लेता है। अगला पॉइंट भी मार्क के ऊपर ही है। ये सीरीज एक बहुत ही कॉमन सुपर हीरो ट्रोप को तोड़ती है, जो है द हीरो ऑलवेज विंस ट्रोप। मार्क दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरो का बेटा है, फिर भी वो उन एनिमीज से पिट जाता है जिन्हें वो सोचता है कि वो काफी आसानी से हरा देगा। सीरीज में वो कई बार बुरी तरह फेल होता है क्योंकि वो अब भी सुपर हीरो लाइफ में फिट होने की कोशिश कर रहा है। और यही बात शो के फाइनल बैटल में भी साबित होती है। मार्क अच्छे से लड़ता जरूर है लेकिन फिर भी वो हार जाता है और ओमनी मैन उसकी लाइफ को बख्श देता है जिसे वो काफी आसानी से ले सकता था, जो कि किसी भी हीरो के लिए कॉमन नहीं है। और ये शो हमें हीरो की फेलियर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। इस शो के पास काफी कम टाइम था नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फिर भी ये उन कैरेक्टर्स के लिए एक अच्छी स्पेस बनाने में कामयाब रही। एलन द एलियन, बैटल पीस, मशीन हेड, टाइटन और डी.ए. सिनक्लेयर, इन सबको शो में अर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और इनकी इंट्रोडक्शन शो के ओवरऑल प्लॉट में भी एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है और इन्हें आगे के सीजन्स के लिए भी सेटअप कर देती है। इस शो में कई सारे कैरेक्टर्स को बस टीज करके ही छोड़ दिया गया, जैसे कि वो मम्मी और फाइनल एपिसोड में दिखाए गए ये चाचा। अब मैं बता दूं, इन चाचा का असली नाम कॉन्क्वेस्ट है और हम इनके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले थे इनकी ओरिजिन्स को लेकर। हमने वो वीडियो कैंसिल कर दी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होता आपके लिए आने वाले सीजन्स को लेकर, क्योंकि मैं ऐसा 90% श्योर हूँ कि इस चाचा को सीजन 2 में जरूर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और जब ये आएंगे तो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग और ऑसम मोमेंट होगा अगर शो के मेकर्स इसे अच्छे से दिखाएं तो। हम सब जानते हैं कि इनविंसिबल को सीजन 2 और 3 के लिए रिन्यू कर दिया गया है, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि इसके 7 से भी ज़्यादा सीजन्स आ सकते हैं, जो कि बहुत ही मस्त बात है। और इनविंसिबल के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनने वाली है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इनविंसिबल को एक लाइव एक्शन या मूवी में बनाना कोई अच्छी चॉइस है। इसका फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था, एक सीरियस अडल्ट एनिमेटेड सीरीज, और इसने इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया है, वरना कई सारे लोग आज भी एनिमेटेड सीरीज को कार्टून से कंपेयर करते हैं। खैर उसके बारे में हम एक और एलोंगेटेड वीडियो में बात करेंगे। देखो अब ऐसा नहीं है कि इस शो में कोई फ्लॉज ही नहीं है, इसके भी कुछ अपने फ्लॉज हैं, जैसे कि इसके सारे एपिसोड उतने बढ़िया नहीं हैं और इसकी पेसिंग भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें एक अच्छी एंडिंग देती है जिसकी वजह से इसके सारे फ्लॉज कवर हो जाते हैं, अनलाइक कुछ दूसरे शोज गेम ऑफ थ्रोन्स। मरना है क्या? ये सब पॉइंट्स की वजह से मुझे लगता है कि इनविंसिबल बेस्ट है। अब इनविंसिबल को बॉयज से भी कंपेयर किया जाता है, जो कि बहुत सही है क्योंकि इनविंसिबल और बॉयज में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन इनविंसिबल बॉयज से एक बड़े स्केल पर है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल लेवल के इवेंट्स हो रहे हैं और इसका यूनिवर्स भी बॉयज के यूनिवर्स से बड़ा है, जबकि बॉयज के इवेंट्स सैचुरेटेड हैं अपने अर्थ के स्टोरीज में ही, जो कि एक अच्छी बात है। ये तो थे मेरे विचार, आपको क्या लगता है? क्या आप मुझसे एग्री करते हो या डिसएग्री? अपने स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगा आपसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।